So hi, I am Vaibhav Sharma from Team MCQ, and today we have Nitish with us, who got selected in MES department through SSC 2022. So first of all, Nitish, congratulations अपना नाम उस लिस्ट में आने के लिए जहां पर हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि उसका नाम उस लिस्ट में हो। थैंक यू सर। ये आप लोग की सपोर्ट से सर हो पाया है। ओके, सो पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि हाउ वाज योर रिएक्शन लाइक व्हेन यू फाइंड योर नेम इन द एसएससी पीडीएफ लिस्ट। आई नो यू आर विलिंग टू कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिले, लेकिन कुछ रीजन की वजह से एमईएस मिल पाया, बट इट्स ओके। फिर भी आपको डिपार्टमेंट मिला। सो हाउ वाज योर रिएक्शन दैट यू गॉट सेलेक्टेड? सर एक रिजल्ट आया तब सर मैं कुकिंग कर रहा था। उसी के दौरान सर मैंने चेक किया कि रिजल्ट आ चुका है टीम एमसीक्यू ग्रुप से। उसके बाद सर मैंने पीडीएफ खोला और मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। उसने ही बोला कि मैं तेरा नाम चेक करूँगा, और सर उसने मेरे नाम से सर्च किया और सर मेरे को मिला। जब सर जितना पाउच था चेक करने में, उस समय मेरे को हार्ट बीट तेज थी सर। जैसे मेरी एक सर देखा कि मेरे का नाम है उसमें, सर मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि सर इसके लिए मैंने काफ़ी वेट भी किया है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की थी। तो सर काफ़ी अच्छा लगा। फिर घर पे बताया, घर पे भी सर फैमिली बहुत खुश हुआ, स्पेशली पेरेंट्स बहुत ही हैप्पी हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में आप कुछ बताइए। आप किस जगह से हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और मैं बिहार अरवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने टेंथ अपने ही उस जो गवर्नमेंट वहाँ का होता है लोकल, वहाँ से किया है। उसके बाद सर मैं डिप्लोमा किया हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही, जिसमें कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर से था। और उसके बाद मैं लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग चूज किया। और मैं इसके बाद 3 साल का सर कंटिन्यू सिविल इंजीनियरिंग डिग्री लिया। और उसके बाद सर मैं जनरली गेट की, जैसे सर दिसंबर में मैं पास आउट हुआ 2020 में, तो उस समय सर मैं गेट के ही प्रिपरेशन में ज़्यादा बिजी था। और 2 बार मैंने सर गेट भी दिए। और 2021 में सर एसएससी जेई का आया नहीं था, तो इसके लिए मैं फोकस भी नहीं था। उसके बाद सर मैं 2022 में जैसे ही नोटिफिकेशन देखा एसएससी जेई का, तो सर मैं इसके लिए प्रिपरेशन करने लगा। ओके, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था एसएससी जेईई में इस बार? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी जेई का। फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप पास आउट ईयर कौन सा है आपका बीटेक का? 2020 दिसंबर का है सर। 2020। ओके, सो 2020 पास आउट होने के बाद में आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? नो सर, ये मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया। जो भी है सर मैं ऑनलाइन ही कहीं कहीं देख देख के किया हूँ। ओके ओके ओके, तो आपने सारा कुछ सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया है एंड यू गेट ओवर हियर। ओके, तो नीतीश आप बताएंगे आपके एसएससी जेईई प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे? सर मेरी अप्रोक्स 138 है, एक्चुअल में 137.73 मार्क्स थे। ओके, एंड योर कैटेगरी इज ओबीसी? यस सर, जिसमें कि सर मैं रीजनिंग में 40 मार्क्स लाया था। जीएस में सर मेरे 14 थे। और टेक्निकल में 81.5 थे। ओके, सो यू स्कोर टेक्निकल गुड, लाइक 82 मार्क्स इज रियली गुड स्कोर, बट जीके जैसा आपका यस सर। कप ऑफ टी नहीं था। दैट्स ओके, जो होता है इंजीनियरिंग से जो ही एक्सपेक्टेड रहा होता है, क्योंकि हर कोई उस रीजन में स्ट्रांग नहीं हो पाता। सो टेल मी इसके नीतीश कि पीछे सर एक आपकी वजह। एसएससी जेईई प्रीलिम्स को लेकर स्ट्रेटजी क्या थी? आपने क्या क्या सोर्सेज रेफर किए, आपने कितने टेस्ट दिए, टेस्ट के लिए क्या क्या रेफर किया, और टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आते थे? हाउ वाज ऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? सर अगर मैं कहूँ तो मैंने एसएससी जेई प्रीलिम्स के लिए सर टारगेट भी नहीं रखा था, क्योंकि इससे सर पहले एक एग्जामिनेशन था मेरा बीपीएससी का, सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, जो कि सर 12-13 नवंबर को थी। और एसएससी जेई का सर 14 to 16 नवंबर थी। तो गैप ज़्यादा नहीं था सर, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए बीपीएससी के मतलब और ज़्यादा थी था फोकस। लेकिन सर वहाँ मैं कुछ मार्क्स के लिए रह गया हूँ। तो एसएससी का भी सर मैं करता था, लेकिन 50-50 ही थे। इसीलिए सर मैं इसमें टेक्निकल ही ज़्यादा पढ़ता था, तो टेक्निकल थे। और प्री के लिए सर मैंने मात्र एक ही टेस्ट दिया था, वो भी टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम से एक दिन पहले। इसके अलावा सर मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, ना कोई कोचिंग था।
सर से था सर। मैं बीपीएससी के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा था। ओके, तो और आपने आफ्टर टेक्निकल सर के मैं लिए प्री क्या-क्या देने सोर्सेस के फॉलो किए बाद प्रैक्टिस के लिए? सर टेक्निकल के लिए मैं जनरली इंजीनियरिंग टाइम से ही जो कॉलेज में था तो आईएएस मास्टर और मेडिजी का सर जो थ्योरी बुक होता है हुँ, उसी को रेफ़र करता था बार-बार, और साथ में सर मेरे पास मेडिजी का हैंडबुक भी था। उसी को मैं सॉफ्ट नोट्स की तरह यूज़ करता था, जो भी एडिशनल पॉइंट्स थे उसमें सर मैं ऐड कर देता था और उसी को बार-बार गो थ्रू होते रहता था। तो ओवरऑल टेक्निकल व्यू सर अच्छा रहता था हमेशा। किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार मैं ओवरव्यू ले लेता था। ओके, ओके। तो अभी चलते हैं प्रीलिम्स के बाद में मेंस एक बहुत बड़ा हर्डल रहा होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर किसी के लिए। यस तो सर। आपको पता लगा कि आप जब एग्जाम देने के बाद में यू आर इन द लिस्ट, आपका आपने रैंक आईक्यू पर अपना डेटा चेक किया है, फिर जहाँ पे भी आपने आंसर की से अपना मार्क्स में लाया, उसके बाद आपको कॉल लेना था एसएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो वो मेंस की प्रिपरेशन कैसे आपकी स्टार्ट हुई और कैसे आपने उसको स्ट्रेटजाइज किया? सर सबसे पहले सर मैं प्री का एग्ज़ाम देकर आया सर। 1 सप्ताह के बाद जो आंसर किया है, तो मैंने अपने मार्क्स चेक किए तो एप्रॉक्स 130 प्लस ही आ रहे हैं। ये यूट्यूब चेक करना शुरू किया कि कट ऑफ कितने के रेंज में रहेंगे और रैंक आईक्यू पर भी अपने मार्क्स देखे। इसी दौरान सर मुझे टीम एमसीक्यू का चैनल यूट्यूब पर मिला। वहाँ से सर मैंने अपना चेक किया कि हाँ, प्री तो ईज़ी क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए फिर मैं टीम एमसीक्यूज़ का सर चैनल सब्सक्राइब किया, उसके अंदर का कंटेंट देखा, फिर उसी में सर मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में देखा और उसमें मेरे को सबसे अट्रैक्टिव वीडियो वो लगी। एक वीडियो डाला गया था सर जिसमें लिखा था कि 50 बच्चे में 46 सिलेक्शन इज़ हियर। तो सर मेरे को लगा कि आखिर बात तो कुछ है। फिर मैंने सर वहाँ ज़्यादा गो थ्रू किया, देखा कि टेस्ट सर स्टार्ट भी हो चुके थे 26 नवंबर से, लेकिन मैं थोड़ा लेट देखा था। फिर उसके बाद सर मैं जॉइन किया टेस्ट यहाँ पे टीम एमसीक्यू में सर। यहीं से सर मैं जर्नी स्टार्ट कर दिया अपना मेंस का। ओके, तो आपका जो टेस्ट इसके अलावा प्रिपरेशन सर था मैं टीम कहीं एमसीक्यू और के ज़्यादा साथ नहीं। में, उसमें आपका मार्क्स कितना आता था फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द टेस्ट टू द 10th ऑफ द टेस्ट? सर फर्स्ट जैसे सर कुछ-कुछ एरियाज़ मेरे स्ट्रॉन्ग थे, जैसे सर स्ट्रॉन्ग मतलब जो अगर स्ट्रक्चर पोर्शन मेरे अच्छे थे, तो स्टार्टिंग के टेस्ट में स्ट्रक्चर होते थे तो मेरे अच्छे मार्क्स आए। फिर कुछ-कुछ मेरे थ्योरेटिकल पोर्शन वीक थे, तो थ्योरी में सर मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन ओवरव्यू सर मेरा देखा जाए तो मैं हमेशा 170 और 210 के आस-पास ही में ही रहता था। तो आपने मेंस के लिए एसएससी जेई पीवाई क्यूज, ईएससी मेंस पीवाई क्यूज और एक टेस्ट सीरीज, ये तीन ही चीज फॉलो किए थे? सर जनरली मैं एसएससी पीवाईक्यू किया और टेस्ट सीरीज सर, और ईएससी सर मैं ज़्यादा कर नहीं पाया था क्योंकि सर थोड़ा-सा मतलब मैं रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा था। ईएससी में कुछ-कुछ ही पोर्शन कर पाया था क्योंकि सर मेरे पास उतने सोर्स थे नहीं कि मैं उतना ऊपर लेवल का समझ पाता। जितना समझता था सर उतना ही करता था। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई पर्सन एसएससी जेई पीवाई क्यूज को अच्छे से करे, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ईएससी मेंस को रेफर करे जिसमें वो अपने आप को वीक फील करता है या करती है, जी सर। और केवल एक टेस्ट सीरीज को ऑनेस्टली दे, तो वो एक अच्छा रैंक एसएससी जेई में अचीव कर सकता है। इस बात से आप सहमत हैं? यस सर, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ सर। मेनली सर एसएससीजी पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सर थोड़ा-सा इसमें मतलब कटौती किया, इसके वजह से थोड़ा-सा मुझे रिग्रेट रहा है। हम्म, लेकिन सर मैं ओके हूँ। नेक्स्ट टाइम सर मैं समझ गया हूँ। हम्म, ये एसएससी पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मेंस में और ईएससी का भी तो। हम्म। और ओके, टेस्ट तो सीरीज़ तो सर बहुत आप ज़रूरी जैसे कि है आपके टेस्टिस राइटिंग में। आपने एनरोल किया था एमसीक्यू के अंदर, तो टेस्टिस का क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? वो एसएससी से ऊपर था, एसएससी के लेवल पे था, उसी लेवल से नीचे था, एग्जैक्टली वैसा पेपर आता है या फिर डिफरेंट होता है? आपने तो क्यूके में भी पेपर दिए होंगे, जो एसएससी मॉक टेस्ट में प्रिपरेशन रहा होता है एमसीक्यू के साथ में, तो वो एग्जैक्टली एग्जाम में और आपके टेस्ट सर में मैं दोनों में क्या डिफरेंस था? सर मैं इसलिए कहना चाहूँगा सर कि टीम एमसीक्यू का जो टेस्ट सीरीज था, मोस्ट प्रोबेबली सर एग्ज़ाम पैटर्न ही फॉलो करते थे। लेकिन कुछ टेस्ट सर आपने जानबूझकर कुछ अपर लेवल भी सेट किया था और थोड़ा-सा लोअर लेवल भी, ताकि जैसा भी एग्ज़ाम में फ्लक्चुएशन हो, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने आप को एडजस्ट कर लें। हम्म, जो कि सर मुझे सबसे अच्छा लगा था। कभी मतलब आप अच्छे लेवल भी हैं और मैक्सिमम सर आप एसएससी लेवल
टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन होते थे और क्यूकैप सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें सर जो क्वेश्चन है मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन जो सर एग्ज़ाम के ही बेस पे थे और सर वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे। और मेरे सर इसमें ये रहता था कि जो भी टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज देता था वो तो टेस्ट के दौरान दिया, उसके बाद जब आंसर आता था उसे मैं खुद से दूसरे मतलब नया पेज पे सर अपने लैंग्वेज में और जो सॉल्यूशन है दोनों को मिक्स करके अपने लैंग्वेज में था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं सर। तो जैसे कि टेस्ट में आपको पता हो कि 6 सेक्शन रहे होते हैं, उसमें से 5 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने रहे होते हैं, ये तो जो एक क्वेश्चन बचता था आप उसको वापस से रिव्यू करते थे टेस्ट सीरीज के बाद में? सर मैं फुल्ली सर जो भी 6 सेक्शन है फुल्ली अपने आप अटेम्प्ट करता था सर, एक भी कोई सेक्शन में जिसमें नहीं था। ओके, ओके। तो आगे चलते हैं। आपकी जर्नी काफ़ी बड़ी रही है, डिप्लोमा देन बीटेक, उसके बाद प्रिपरेशन एसएससी, काफ़ी टाइम लगा। तो जब भी इंसान प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, लाइक 2020 से आपने स्टार्ट किया था, तो 2021, 22, 23 अराउंड 2 से 3 साल आपके लग चुके हैं इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। एक प्रिपरेशन में काफ़ी सारे डिमोटिवेशन लगातार आ रहे होते हैं। कई बार स्कोर आपके फेवर में नहीं होता, कई बार आप एग्जामिनेशन, बाकी एग्जाम लिखते हैं, स्टेटिक एग्जामिनेशन, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर बाकी लोगों के दोस्तों का सिलेक्शन लगातार हो रहा होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है कि आपको लगता है कि आप शायद काबिल नहीं है, डिमोटिवेशन आता है, या फिर जब आप एग्जाम देते हैं सिलेक्शन नहीं होता तो डिमोटिवेशन आ रहा होता है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई डिमोटिवेशन था? अगर था तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? ये सर था सर, मैंने पहले तो डिप्लोमा सर किया हूँ, तो 2-4 एग्ज़ाम सर डिप्लोमा पे भी मैंने दिया था। तो वहाँ सिलेक्शन सर मतलब लास्ट फेजेज़ में नहीं हुए हैं। जैसे सर आरआरबी का, जेईई का सर मतलब सर प्री मेंस क्लियर था, फाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद सर वहाँ एएलपी का भी था, वहाँ भी सर प्री मेंस जो भी सीबीटी होते सारे क्लियर थे, फाइनल नहीं हुआ। उस समय सर डिप्रेशन हुआ। और सर एनटीपीसी का भी सर मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी सर फाइनल नहीं हो पाया। उसका सर मैंने मैकेनिकल से छोड़कर सिविल को भी अच्छे से खासे एग्ज़ाम दिए हैं। 2 बार गेट दिया हूँ सर, 1 बार ईएससी दिया हूँ और राजस्थान का भी सर जेईई का एग्ज़ाम दिया हूँ, एई का भी सर यूपी का एग्ज़ाम दिया हूँ। सर सारे में मतलब ज़्यादा पीछे से नहीं, बस सर 2-4 मार्क कहीं 8 मार्क 5 मार्क से सर मैं छूट जाता था। जिसके पीछे एक रीज़न सर मेरा रहता था कि जीएस मेरे इतने ख़राब थे कि इसके वजह से सर मैं काफ़ी अभी रिसेंटली सर डीडीए का रिज़ल्ट आया, इसमें सर मे बी मैं 5-6 मार्क्स से अगर रह गया हूँ, इसमें भी सर जीएस का रोल है क्योंकि मेरे जीएस में नेगेटिव मार्क्स आए थे। तो कहीं न कहीं सर जीएस की वजह से मैं काफ़ी हर जगह डिप्रेशन फ़ील किया हूँ और जो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वो सर जीएस को अच्छे करके रखते थे और टेक्निकल उन लोग का उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। फिर भी स्टेट जेईई, एई का एग्ज़ाम उतने लेवल का आते नहीं है क्वेश्चन, तो वो लोग जीएस में बेहतर करके सिलेक्शन भी ले जाते थे। उस समय सर डिप्रेशन होते थे, डिमोटिवेट फ़ील करता था। बट सर मुझे कहीं न कहीं लगता था कि कोई तो ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ पर टेक्निकल मतलब ज़्यादा रहेगा और एसएससी, जेईई सर जैसे ही मेरे प्री क्लियर हुए, मैं समझ गया था कि यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का है। यहाँ मेंस खुद से लिखना है टेक्निकल के रूप में, तो सर इसके लिए मैं काफ़ी रहता था। ये है तो सर मैं अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील करता था। ओके। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ, इट्स गुड कि आप इस बार सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते? सर मैं फिर से सर मैंने सोचा था कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो प्री के लिए सर मैं जीएस बेहतर करने का सोच रहा था। टेक्निकल में एज यूजुअल सर पढ़ रहा था और इस बार था कि सर मेरे को थोड़ा गाइडेंस भी था। अगर नहीं होता सर मैं सबसे पहले सोचा था टीम एमसीक्यू और भी कुछ टेस्ट सीरीज की टेक्स्ट बुक का ज्वाइन करके टेस्ट के थ्रू जाना स्टार्ट करूँगा ताकि प्री में 150 के आसपास स्कोर हो जाए, ताकि मेंस में थोड़ा अगर चूक भी हो जाए तो बेहतर मतलब सीपीडब्ल्यूडी तो मिल ही जाना चाहिए। ये टारगेट रखा था सर तो आपने और अभी मेंस भी यही में सर टीम टारगेट है। एमसीक्यू के अलावा कोई और टेस्टेस फॉलो किया या फिर केवल एक ही टेस्टेस आपने दिया? नहीं सर, इसके अलावा एक मैं ले लिया था इंजीनियर्स एकेडमी का सर, फुल ओके। लेंथ का सर। ओके। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका सिलेक्शन एमईएस में आपका हो चुका है, यू विल जॉइन दिस ईयर एट लास्ट।
तो उसके बाद में आप कोई और एग्जाम लिखना चाहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, या फिर यहीं प्रिपरेशन को फुल स्टॉप लगा देंगे? ये तो बस स्टार्टिंग है सर, उसके बाद सर मेरा मेन गोल है सर वो आईईएस में सर, इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर। हम्म, वो सर मेरे को छोड़ना नहीं है जब तक मैं अचीव ना कर लूँ। इसके अलावा सर स्टेट एजेंट का देखते रहना था। ओके। तो आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, इवन दो जो स्टेट एग्जामिनेशन आपका है, स्पेशली शायद बिहार से आप हैं, तो बीपीएससी जेई और एई के लिए जो एग्जामिनेशन है, ये आप अपने आप को वहाँ पर सिक्योर करना चाहेंगे, जो कि अपने आप में एक अच्छा करियर है इंजीनियरिंग सर्विसेज में ई के साथ में। तो अगला सवाल मेरा ये है कि कोई लाइफ में आपका प्राउड मोमेंट या कोई रिग्रेट रहा है थ्रू आउट द जर्नी? आपके 25-26 साल इंजीनियरिंग में आपने दिए हैं, कई बार होता है कि मैं आईआईटी में शायद जा सकता था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एज अ बीटेक, या फिर एक बेटर कॉलेज ले सकता था, या फिर अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा प्री में स्कोर कर सकता था एसएससी जेई में, या फिर मैं कॉलेज में पढ़ सकता था, या फिर एनीथिंग, एनी कोई रिग्रेट या फिर कुछ भी एक चीज जो आप चेंज करना चाहेंगे? सर थोड़ा सा मेरे को रिग्रेट हुआ था कब सर, जब मैंने मैकेनिकल से सिविल चूज किया था। तो सर उस समय क्या हुआ कि जो भी बंदे थे मैकेनिकल में मतलब लेटरल एंट्री के थ्रू ही गए, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिए थे, क्योंकि सेम ब्रांच था। तो वो लोग सेम चीज़ ही पढ़ रहे थे और क्लियर करते गए, एग्जाम होते गए। और सर मेरा फुल्ली चेंज हो गया पैटर्न, तो मैं सर क्लियर नहीं कर पाता। तो उस समय लगता था कि अगर मैं मैकेनिकल ही चूज किया होता तो इससे पहले मैं सिलेक्शन ले सकता था। इसका सर सबसे ज़्यादा रिग्रेट था। बट सर एज यूजुअल टाइम के साथ सर ठीक होने लगा। तो आपने मैकेनिकल से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया सिविल में। लोग सिविल में रह करके अपने आप को इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जो साफ साफ बताता है कि काफी बड़ा मेहनत आपने किया होगा, आपका हार्डवर्क बहुत बड़ा रहा होगा, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुंचे। तो आप अपना डेली शेड्यूल बताना चाहेंगे कि फ्रॉम वेकिंग अप टू स्लीपिंग आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या क्या आपके प्लान्स रहते थे फॉर एसएससी एग्जामिनेशन? सर मैं मेंस के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा सर, इससे पहले मेरा उतना सर शेड्यूल नहीं अच्छे रहते थे। हम्म। मेंस के लिए सर मैं ये भी था कि सर मेरे मॉर्निंग में उठने का आदत नहीं, इसलिए मैंने टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज भी नाइट वाला सर ज्वाइन किया था, 9 पीएम हम्म। वाला। तो सर मेरे यही थे कि अब मैं मॉर्निंग में सर 10 या 11 के बाद ही उठता था सर, 11 बजे के बाद ही मैं अपने आप को सर फील करता। उसके बाद सर वही डेली का उठना, खाना बनाना होता सर, अभी स्टूडेंट लाइफ था तो। हम्म। उसके बाद सर मैं बस केवल खाना बना के सर फ्रेश हुआ, उसके बाद सर मैं टेस्ट लिखना स्टार्ट करता था, या जो भी नोट्स है उसको पढ़ना स्टार्ट करता था। और सर जो भी मैं टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज था उसी के रिगार्डिंग पढ़ता था। ये जो 2-3 सब्जेक्ट का हो रहा है, उससे पहले मैं जितना हो सके अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकूँ, और इसी को सर करते रहता था। और चूंकि सर मेरे को ज़्यादा बेसिक्स मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए थे, तो सर मेहनत काफ़ी करने पड़ रहे थे। कोई नोट्स मतलब सर वैसे थे नहीं जो एसएससी जेई को अच्छे कर पाए एक बार में। तो सर ओवरऑल सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज देने के बाद भी सर जैसे ही टेस्ट खत्म होता था, आंसर सीट अपलोड होता था सर, मैं उसके जस्ट बाद ही मैं उसको शुरू से बनाना भी स्टार्ट कर देता था आंसर के साथ। क्योंकि सर शाम रात को 3 या 4 बजे के बाद ही सोना होता था, तो टेस्ट सीरीज के बाद 5 घंटे समय मिलते थे, उसमें मैं मैक्सिमम उस क्वेश्चन को कर लेता था। क्योंकि जो अभी जो कंटेंट लिखा हूँ वो भी ध्यान में रहता था, और जो आंसर सीट का कंटेंट है दोनों को मिक्स करना ईजी रहता था। तो ओवरऑल सर मेरे को 7 या 8 घंटे का डेली का शेड्यूल था। हम्म। तो एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है, इतनी मेहनत करने के बाद में आप यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बाकी एस्पिरेंट को जब मैं मिल रहा होता हूँ तो कितना ज़्यादा करेज आपको चाहिए होता है। आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन को निकालने के लिए आसान नहीं है, आपको सही गाइडेंस, सही मैकेनिज्म के साथ में सही मेहनत करनी रही होगी। इन सब का जब एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा तब जाके आपको एग्जाम निकल रहा होता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस बार भी, और अपना ड्रीम डिपार्टमेंट को ले नहीं पाए, या फिर बीआरओ उनको मिला है, उनको एमईएस या सीपीडब्ल्यू चाहिए था। उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके 2023 के लिए? भी आ रहे हैं और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी करते हैं कि सर आप टेक्निकल कैसे करें, इसके लिए कुछ सजेशन। तो मैं सर जो लोग को ड्रीम डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया, सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ सर, मैं अपने आप को सीपीडब्ल्यूडी के लिए ही मानता था, पर थोड़ा
पाए। तो सर मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ और जो बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पाए उनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि लूज़ नहीं करना है अपने आप को। इस बार तो और है कि हम लोग को मतलब जैसे अपने टेस्ट सीरीज़ है कैसे करने हैं, एक बार गो थ्रू हो चुका हूँ, तो पैटर्न भी क्लियर है माइंड में। तो इसको डिमोटिवेट ना फ़ील करके इसी को रिवाइज़ करते हुए, पढ़ते हुए उन्होंने बीआरओ में होते हुए भी एआईआर 1 लाया है, वो सर काफ़ी मोटिवेटेड है। जब बीआरओ में कोई रह के सर इतना आगे जा सकता है, तो हम लोग सर एमईएस में है, चाहे और भी कोई बीआरओ में है, वो सर मतलब अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फ़ील कर रहा है सर। जैसा सर मोतीलाल सर कह चुके हैं, इससे आगे सर मेरे को लग नहीं रहा है कि उनसे कोई बड़ा मोटिवेशन है इस बार। तो जैसा कि इन्होंने कंक्लूड किया वो बिल्कुल सही बात है। लोगों के हर बार एक्सक्यूज रहे होते हैं, लेकिन देखिए आप किसी भी जगह पर रहे होते हो, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह बनी रही होती है। हारने को तो हजारों बहाने हैं, हर्डल्स हर लाइफ में आ रहे होते हैं। लाइफ है, आपके अकॉर्डिंग कभी चलते नहीं है। कभी कुछ चीज़ें आपकी मिस होती हैं, आप कुछ लिए मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं, या फिर कुछ एग्जाम से कुछ दिन पहले आपकी तबीयत खराब होती है और अपने आपको आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होती हैं जब आप बेस्ट नहीं लिख पाते। लेकिन ये अपने करियर का एंड नहीं है, ये करियर का स्टार्टिंग है। आपने जो भी गलतियां थ्रू आउट लाइफ या पे प्रिपरेशन में की है, वो आप उनको कंक्लूड कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टाइम के इम्प्रूवमेंट के लिए और जा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि मोतीलाल अपने आप में एक मोटिवेशन है, और उनके साथ भी हम इंटरव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी जर्नी को उन्होंने कितने अच्छे से पूरा किया। सो अभी के लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर नीतीश कुमार। आपने अपना समय हमें दिया, टीएमसीक्यू को दिया, और भरोसा दिखाया हम पर कि बेस्ट हम आपको गाइड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा दुख मुझे है कि आपको सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिला, जबकि आप डिजर्विंग थे उसके लिए। लेकिन इट्स लाइफ, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप देखिए कि 145 जिनके प्रीलिम्स से मार्क्स है उनको बीआरओ तक नहीं मिला है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। तो उससे बेटर आप अपने आप को शायद पा रहे होंगे कि इतने कम मार्क्स के बाद में भी आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, वो एक फिर भी ठीक है बजाय कि बाकी चीज़ों के साथ में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कंक्लूड करना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी एंड हैव ए नाइस डे। मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस तरह मेहनत करते रहेंगे और कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे एक बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में, जिसकी कि आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह से आज का सीनियर चल रहा है डिमेटिंग ऑफ इंजीनियर का। तो आपको मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगेन आपको सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके करियर के लिए शुभकामना करता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर। इसके लिए सर मैं आभारी हूँ जो सामने सबके सामने सर बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर।